कहानी के स्टार्ट में हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है जोंग सिंग वू, जिसको हम वू बुलाने वाले हैं। इसकी ज़िंदगी में भी यही प्रॉब्लम है कि उसके पास कुछ भी काम करने के लिए इनफ टाइम नहीं है। उसके पास इतना टाइम है कि वो खा सकता है, वो पढ़ सकता है और वो थोड़े काम कर सकता है, पर वो पार्टी में नहीं जा सकता, वो किसी के साथ डेट पे नहीं जा सकता और यहाँ तक कि वो घूम भी नहीं सकता। और ये सब प्रॉब्लम उसके फैट की वजह से भी कहीं न कहीं है। जिसके बाद वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पास किसी भी काम के लिए इनफ टाइम नहीं रहता। और इसी के साथ वो बताने लगता है कि आज मैं आया हुआ हूँ अवेकनिंग प्रोग्राम में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रन किया जाता है। इस प्रोग्राम में अपने मानव को अपनी पूरी ताकत से एक जगह पे फोर्स लगा के डालना होता है, जिससे तुम्हारा जो विंडो होता है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में बताई जाती है। जहाँ पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बता रहा होता है कि उसकी जो स्किल है वो है क्लोनिंग, खुद के खुद क्लोन बनाना। जिसके बाद उसके सामने एक बंदा आता है जो कि कहता है कि नहीं, ये कोई अच्छी स्किल नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम से लगातार लोगों के पास यही स्किल थी, जिस वजह से उसे बाहर कर दिया जाता है और इस वजह से वो थोड़ा डिसअपॉइंट भी होता है। जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है और बस में बैठने के बाद वो सोच रहा होता है कि घर पे जाने के बाद इस स्किल को जरूर ट्राई करूंगा। जिसके बाद घर पे जाने के बाद जब वो स्किल को ट्राई करता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ क्लोन नहीं बना सकता बल्कि क्लोन को ऑर्डर भी दे सकता है। जिसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो भाग रहा होता है रास्ते में और वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि इन कुछ टाइम में मैंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और मुझे यहाँ तक पता चला है कि मैं अपने क्लोन्स को ऑर्डर दे सकता हूँ और उनके किए हुए चीज़ों का मेरे ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बट पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं होता। और इस वजह से मैंने अपना 20 पाउंड जो वज़न था वो भी कम कर लिया है। और साथ साथ वो बताने लगता है कि अगर वो अपने क्लोन का ज़्यादा यूज़ कर ले तो उसके बाद भी उसके क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर उसके क्लोन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़े तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते, क्योंकि अभी उसका लेवल अप नहीं हुआ है और वो पूरी तरीके से उसकी कॉपी है। और यहाँ तक कि उसके कराए हुए काम की वजह से ही वो जल्दी जल्दी अपने पैसे भी कमा सकता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और पैसे कमाने के लिए मुझे खुद कुछ करना होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सोंग वू अब कुछ काम की तलाश में है। जिसके बाद उसे एक काम मिल जाता है जहाँ पे उसे सामान उठा के नीचे से ऊपर रखना होता है, जहाँ पे उसका काम एक ट्रक में होता है। जिसके बाद वो अपने क्लोन से बात करते हुए कह रहा होता है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक आदमी से बात करने लगता है जो उसके साथ ही पार्टनर था। उसको बताने लगता है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है, तो वो कहता है कि तुम मेरे डॉटर को पढ़ा सकते हो। जिसके बाद भी वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल से आ जाऊँगा तुम्हारे डॉटर को पढ़ाने के लिए। जिसके बाद वो अपने क्लोन को वहाँ भेज देता है ताकि उसको क्लोन जो है वो उसको पढ़ाते हुए पैसे कमा सके। और यहाँ सोंगवू सैड होकर सोच रहा होता है मुझे तो एक हंटर बनना था, मुझे भी किसी तरह से हंटर बनना है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि हंटर आखिर होते क्या है। जिसके बाद वो बताता है कि बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे पोर्टल ओपन होने शुरू हो गए जहाँ से मॉन्स्टर आने लगे। मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। पर तभी कुछ लोग अवेकन होने लगे और उन लोगों के पास पावर आने लगी और उन लोगों ने ही इस वर्ल्ड को बचाया। जिसके बाद वो पहुँच जाता है इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी गिल्ड के पास और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने रैंक देखता है तो उसे पता चलता है उसका रैंक एफ आया, जिस वजह से उसको अंदर बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है कांग और वो उसको ऑफ़र देने के लिए आया होता है अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लेकिन वो उसको ऑफ़र दे रहा होता है कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, बदले में तुम्हें कुछ मॉन्स्टर को हंट करना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा। लेकिन तभी वो की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है और वो होता है लेवल अप का नोटिफिकेशन, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागते हुए कहता है कि मैं तुमसे ज़रूर बाद में बात करूँगा, तो फिक्र मत करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इस गिल्ड के बारे में जो कि वर्ल्ड का टॉप गिल्ड बनना चाहता है। कांग हमें इस गिल्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि ये नंबर वर्ल्ड कोलिया का गिल्ड है, लेकिन इस गिल्ड में बहुत ज़्यादा करप्ट है और ये सारे लोग करप्टेड हैं। ये लोग किसी को भी आगे बढ़ना देना नहीं चाहते, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है। जिसके बाद वो उसे मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर दूसरी तरफ वो होता है और वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुमसे इस होटल में मिल लूँगा, तो मेरे को वहीं पर आके मिलो, वहीं पर हम लोग कॉन्टैक्ट की बातें करेंगे। जहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपनी तरफ उसे बुलाता है जहाँ पर जो हमारा कांग है वो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहता था, कि तुम क्या मेरे साथ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करोगे। वहाँ पर हम लोग स्लाइम जो है उनको किल करके उसका फ्लूइड जमा करते हैं और साथ साथ हम लोग वहाँ पर कुछ रैबिट्स को भी मारते हैं जो कि हॉर्न रैबिट्स है। उन लोग को मारना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये अगर तुम सूट पहन के जाते हो गन के साथ तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अगर तुम हॉर्न रैबिट की बात कर रहे हो तो उसे तुम बुलेट की मदद से मार सकते हो अगर तुम्हारा निशाना अच्छा है तो। और यहाँ तक कि वहाँ पर अच्छी फीस भी तुम्हें मिलती है। और तभी वहाँ पर वो आ जाता है और इसको देख के तो कांग बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है। वो कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या आ रहा है। तब उसे पता चलता है कि वो की जो स्किल है उस वजह से ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हो गई है। सामने जो बंदा बैठा है वो कोई वो नहीं है बल्कि उसका क्लोन है और वो तो साइड में उसकी बातें सुन रहा था कि अगर उसे अच्छा लगा तो तभी वो आएगा। जिसके बाद इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट बना लेता है। जिसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले थे और वो बोलता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं क्लोन्स बनाता हूँ जिस वजह से मुझे और ब्रेसलेट चाहिए,
क्योंकि मेरी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक ब्रेसलेट से नहीं हो सकती। जिसके बाद वहाँ पर होंग सुंग वू गिल्ड का जो लीडर होता है वो आ जाता है, जो कि कोरिया की नंबर 1 गिल्ड है। और वो आते ही वो सामने कांग को बोलने लगता है कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम क्या हो और तुम लड़ने के लिए क्यों आए हो। तभी जो नंबर 1 गिल्ड है उसका सिक्योरिटी बोलता है कि प्लीज़ सर आप यहीं पर रुक जाइए, हमें यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना। जिसके बाद वो अपने स्किल्स को देखने लगता है वापस से और सारी चीज़ें अपने बारे में सोचने लगता है। वो बोलता है कि मुझे अब कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से ये सारी चीज़ें संभाल लूँगा। जिसके बाद वो कांग से पूछने लगता है कि आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो कांग बताता है कि वो हमारे गिल्ड को गलत साबित करना चाहते हैं। जिसके बाद हम वो को देखते हैं जो कि अभी हंटिंग कर रहा था ताकि उस स्लाइम्स को इकट्ठा कर सके और उन्हें मार कर वो उन्हें जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रहा था। जिसके बाद वो कहता है ये काम थोड़ा आसान तो नहीं है, लेकिन ये काम हो जाएगा मुझसे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो नहीं उसका क्लोन था जिसको गुड लक कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है कांग से कि आगे का काम बताओ मुझे कि हॉर्न रैबिट को आखिर कैसे मारना है। चलो मुझे राइफल्स और गन और सारी की सारी इक्विपमेंट दे दो ताकि मैं उन्हें मार सकूं। जिसके बाद वो जल्दी से अपने गन पकड़ लेता है और बोलता है ये गन तो बहुत अच्छी है, मुझे ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि जहाँ पर वो बैठा होता है और बहुत टेंशन में होता है। वो कह रहा होता है मैंने इतने हज़ारों एमओ ख़राब कर दिया और साथ साथ सिर्फ मैं एक ही खरगोश को मार पाया हूँ। जिसके बाद वो अपने क्लोन के साथ बैठ के बातचीत कर रहा होता है कि मैंने अपने क्लोन्स को तो वहीं पे छोड़ दिया है, वो सुबह तक काम कर देंगे, लेकिन मुझे उस गिल्ड मास्टर से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मुझे और भी ताकत की ज़रूरत होगी और ये सब का शुरुआत कल से होगा। जिसके बाद अगला दिन आता है जहाँ पर जो कांग है उसको पता चलता है अपनी टीम की तरफ से कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है डंजन में तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो स्लाइम्स है वो लगभग सारे के सारे मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो ने जो अपने क्लोन छोड़े थे वो अब तक क्लाइम्स को मारना छोड़ा नहीं है, वो लोग अभी तक लगातार उसे मार रहे हैं। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अगर सारे स्लाइम्स एक बार में मारे गए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद वो जल्दी से वो को कॉल लगाता है और बोलता है अपने क्लोन्स को रोको। जल्दी से वो अपने क्लोन्स को रोकता है, लेकिन तब तक ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि 200 से ज़्यादा हॉर्स रैबिट को मार दिया गया है, वो भी सिर्फ एक हंटर के द्वारा जो कि एफ रैंक का है। तो कहते हैं कि एक गिल्ड का बंदा अपनी गिल्ड की तरफ से आता है और सोंगवो के क्लोन को कहता है कि क्या आप हमारी गिल्ड में ऐड होना चाहते हैं। पर वो उसका क्लोन बिल्कुल शांत था क्योंकि उसके अंदर कोई भी ह्यूमन नेचर नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंगवो के क्लोन के पास सोंगवो खुद आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे शांत होकर बैठे रहो और कुछ देर बाद तुम निकल जाना। जिसके बाद सोंगवो भी निकल जाता है। जिसके बाद वो घर पहुँच के सोच रहा होता है कि आखिर मैं उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी कैसे डालूं ताकि वो खुद के बारे में कुछ भी सोच पाए, क्योंकि वो खुद के बारे में कुछ नहीं सोच पा रहा है। इस वजह से उसने कई बार गलत फायर भी कर दिया है। इस वजह से उसे टेंशन होने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो किसी को पढ़ाने आया था जिसका नाम यान है, जो कि उसकी स्टूडेंट है। यान उसे बताने लगती है कि आजकल इंटरनेट पे एक बंदा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है जो कि एक हंटर है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, जिसका नाम लोगों ने इंटरनेट पे गॉड एम रख दिया है क्योंकि उसका एम बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने 2000 से ज़्यादा रैबिट्स को अकेले ही मार दिया। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगती है कुछ टाइम पहले मैं भी हंटर बनी और मैं चाहती हूँ कि मैं उससे मिलूँ, और क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। क्या आप मेरे से प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम दोनों एक साथ जाएंगे हंटिंग के लिए जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद वो प्रॉमिस करता है। जिसके बाद वो पहुंच जाता है अपने ग्राउंड में जहां पर वो अभी रैबिट्स को सेटल कर रहे हैं जिसको उसके एक क्लोन्स ने मारा है। सारे के सारे वर्कर अपना काम कर रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए सॉन्ग वो अपने फ़ीस लेने के लिए आया होता है इन लोगों को मारने की। जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी फ़ीस रिसीव करते हुए कहता है लेकिन मैं ई क्लास का अभी भी नहीं बन पाया हूँ हंटर। जिसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जो कहता है मिस्टर तुमने जो इतने सारे रैबिट एक साथ मार दिए हैं जिस वजह से हम लोग हंट नहीं कर पाए, इसकी वजह से तुम्हें अपने पैसे कुछ हमें भी देने होंगे, कम से कम 10% अमाउंट तो तुम्हें देना ही होगा ताकि हम लोग इस चीज़ को रफा दफा कर पाएँ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अरे कौन आवाज़ नहीं आ रही यार। जिसके बाद ये सुनते हुए वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और उसके क्लोन पे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी सॉन्ग वो इसकी वीडियो बना लेता है ताकि वो कंप्लेन कर पाए और ये वीडियो दिखाते हुए उन्हें डराते हुए बोलता है तुम जा सकते हो यहाँ से। जिसके बाद वो हंटर भी डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कांग उससे बात करते हुए कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे पाया वहाँ पर। जिसके बाद जो सॉन्ग होता है वो कहता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें कुछ सामान ले लेना चाहिए अपने लिए ताकि तुम्हारी प्रोटेक्शन हो पाए, और भी कुछ सामान तुम्हें अपने क्लोन्स के लिए भी देखना चाहिए। जिसके बाद कांग बोलता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं, और सॉन्ग बोलता है कि ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, मैं अब स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और हमें और भी प्लान्स बनाने हैं आगे के लिए, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो पहुँच जाता है मार्केट में जो कि कोरिया की नंबर 1 मार्केट है जहाँ पर सारे के सारे हंटर के सामान मिलते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने क्लोन्स के लिए कुछ इक्विपमेंट देख रहा होता है, जहाँ पर उसे एक स्टोन दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है
कि फैमिलियर स्किल, जिसका मतलब है कि वो अपने क्लोन्स को अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकता है, जैसे कि सेंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें। जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इसे इसी चीज़ की ज़रूरत थी कि अगर कोई बंदा इसके क्लोन पे हमला कर दे तो उस वक्त ये सोच पाए कि आखिर करना क्या है और इस हिसाब से क्लोन मूव करे। जिसके बाद वो कहता है चलो यार अब सब ठीक हो चुका है, वो वक्त तो छोड़ ही दो। जिसके बाद वो फैमिलियर स्किल को ले लेता है, जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि फैमिलियर स्किल, इस स्किल की वजह से सोंगवू जो है अपने जो क्लोन्स है उनकी जो आसपास जो चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें देख सकता है और साथ साथ उसे महसूस भी कर सकता है, जिस वजह से वो थोड़ा अजीब फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके क्लोन्स के साथ जो भी हो रहा है वो इस वक्त फील कर सकता है। लेकिन इस वजह से उसके माना का फ्लो थोड़ा कम हो चुका है, इसलिए वो आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी कोई उसकी आवाज़ देता है और वो मुड़ के देखता है तो यान होती है, जो कि उससे मिलने आई होती है और कह रही होती है कि क्या तुम मेरे से साथ चलने नहीं वाले थे, आज तो तुमने प्रॉमिस किया था। तभी हम देखते हैं कि सामने 3 लोग बैठे होते हैं जो उन्हें ही मारने का प्लान कर रहे थे। ये 3 लोग और कोई नहीं थे बल्कि वही लोग थे जो कि अभी सोंगवू को मारने के लिए आए हुए थे, उससे परसेंटेज लेने के लिए। लेकिन वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उसने हमारी वीडियो बना ली है, हो सकता है वो हमारी अथॉरिटी से कंप्लेन कर दे। इसलिए वो मोटा आदमी आगे आता है और कहता है कि बच्चे उस वीडियो को डिलीट कर दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है और तुमने बहुत सही नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोंगवू के पास जो नई स्किल्स है इस वजह से सोंगवू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और उन दोनों को बहुत गंदा मारता है। लेकिन तभी जो उसकी स्टूडेंट है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी अब हंटर बन चुकी है, जिस वजह से वो भी उसकी हेल्प करती है अपनी पावर्स की मदद से, ताकि वो सोंगवू को प्रोटेक्ट कर पाए। वो चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है ताकि जो मोटा वाला था, जो ताकतवर बंदा है, वो उसे मार ना पाए। और तभी सोंगवू अपने क्लोन्स बुला लेता है जो कि सबके ऊपर अटैक करते हैं और जल्दी से इन सब को निपटा देते हैं और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोंगवू के क्लोन उससे पीछा करते हैं और सोंगवू को भी खड़ा करते हैं। और तभी यान कहती है अच्छा तो तुम वही हंटर हो, मतलब तुमने ये सारी बातें छुपा के रखी हुई थी। ये सुनने के बाद सोंगवू को पता चलता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर रास्ते में जाते वक्त उसे थैंक्स कहते हुए बताता है कि मैं सारी चीज़ सबसे छुपा के रखना चाहता था, मैं सबको नहीं बताना चाहता था, तो मुझे यकीन है तुम भी किसी को नहीं बताओगे। जिसके बाद 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि जो सोंगवू है वो अपने कुछ क्लोन्स के साथ खड़ा हुआ है, जो कि 3 क्लोन्स है जिसको उसने अपनी फैमिलियर स्किल से चारों तरफ से अच्छी तरीके से बनाया है। जहाँ पर हम देखते हैं वो सिखा रहा होता है कि आखिर मॉन्स्टर से किस तरीके से वो फाइट कर सकते हैं और तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पर वो हर मॉन्स्टर की उन्हें वीडियो दिखाता है कि अगर कोई भी मॉन्स्टर सामने आए तो किस तरीके से तुम्हें फाइट करनी है। इस वजह से वो लोग भी थोड़ा थक चुके होते हैं समझते समझते और कह रहे होते हैं कि ठीक है हम अच्छे से काम करेंगे। जहाँ पर सोनू को भी अब नींद आ रही थी और वो चला जाता है अपना माना रिकवर करने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो कांग को अपने तीनों के तीनों क्लोन दे देता है और बोलता है कि तीनों को अलग अलग जगह पर ले जाके छोड़ देना। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अब अपना माना रिकवर करने बैठ जाता है और वो यहाँ पर मेडिटेशन स्किल को यूज़ करता है, जहाँ पर वो मेडिटेशन की मदद से अपनी सारी की सारी पावर को रिगेन कर सकता है और साथ साथ हर जगह पे एक साथ प्रेजेंट रह सकता है। जहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक तरफ में फिशमैन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। डंजन के अंदर सिर्फ एक आदमी बचा हुआ है जिसके पीछे फिशमैन लग चुका है और फिशमैन ने उसे देख लिया है और देखते ही फिशमैन उसको वहीं पे मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका एक क्लोन वहाँ पे पहुँच चुका होता है, सोंगवू भी उसके पीछे ही होता है। मतलब सोंगवू भी अब हर जगह पर उसके सेंसेस को इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ पर सोंगवू देख रहा होता है चारों तरफ। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही मंजर है, क्योंकि चारों तरफ से खून ही खून लिपटा हुआ है और बहुत सारे लोग मारे हुए हैं, यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी मारे गए हैं। लेकिन तभी उसका क्लोन कुछ भी नहीं सुनता उसकी बातें और वहाँ पर जो सामान होता है वो सब उठाने लगता है और वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके लिए वो आया हुआ था। तभी वो देखता है कि हर किसी का गला काटा गया है और बहुत बेरहमी से मॉन्स्टर तक को भी मारा गया है। जिसके बाद पता नहीं क्यों सोंगवू को बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है और जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका हाथ कट चुका है। लेकिन ये उसका क्लोन था, जिस वजह से उसे सारी चीज़ें दिखाई तो दे रही थी लेकिन महसूस भी हो रही थी। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ चुका है और तभी सोंगवू को बहुत तेज़ी से पेन होता है, क्योंकि अब सोंगवू ने फैमिलियर स्किल का यूज़ किया था, जिस वजह से अब वो पेन को फील कर सकता था। और तभी वो क्लोन को अपने सारे क्लोन्स को फ़ोन करता है और बोलता है कि फिशमैन्स वाली जगह पे पहुंच जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि उसके क्लोन को फिशमैन ने मार दिया होता है और वो उसे बहुत क्रूरता से देख रहा होता है और जब वो उसे मार कर फेंक देता है जल्दी से वहीं पर। और जिसके बाद सोंगवू पहुंच जाता है कांग के पास उसे सारी चीज़ें बताने के लिए और कहता है कि चारों तरफ से रास्तों को बंद कर दो, आज वो बच के नहीं जा सकता। जिसके बाद सोंगवू आगे बढ़ता है और अपने सारे क्लोन्स के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उन्हें दिखाई देता है कि जो फिशमैन है वो खून पी रहा है सबका, ताकि अपनी पावर को रिगेन कर पाए। और उसे देखते हुए सोंगवू प्लान बनाते हुए उसके ऊपर फायर करने का प्लान बनाता है और उसके ऊपर जल्दी से उसके सारे क्लोन्स मिलकर फायर करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि कोई भी गोली का उसके
उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, गोली उसे बस छू के निकल जा रही थी उसके, बट उस मॉन्स्टर पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा होता। वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होता है और वो बहुत तेज़ी से सोंगवू के दूसरे क्लोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सोंगवू भी वहाँ पर डॉज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और वो उस पर गोली चला देता है और बहुत तेज़ी से वहाँ से बच के निकलता है। लेकिन वो फिशमैन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सोंगवू का क्लोन घूमते हुए उसके नेक पर एक गोली मारता है, जिससे फिशमैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है और बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हो। वो अपने हथियार के साथ वहीं पर गिर जाता है और उसके गिरने के बाद सोंगवू को लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया और साथ साथ सोंगवू सोच रहा होता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब वो उठता है अपने क्लोन के साथ तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर मरा नहीं है, वो यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है, जिसके बारे में बाहर में अथॉरिटी के साथ कांग बातचीत कर रहा होता है कि आखिर हमें कैसे इस मामले को निपटाना है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अथॉरिटी बिल्कुल तैयार होती है गन के साथ डंजन के बाहर, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि फिशमैन उन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। अब वो डंजन से बाहर आना चाहता है फिशमैन, लेकिन फिशमैन बहुत तेज़ी से उनके ऊपर अटैक कर देता है और तभी सोंगवू पीछे से आता है और अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है। अब सोंगवू को पता चल चुका है कि उसका मेन पार्ट है उसका नेक, जहाँ पर वो बहुत तेज़ी से हथियार फेंकता है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी मेन सोंगवू सामने आता है और हथियार पकड़ के सीधा उसके सर में मार देता है, जिससे वहीं पर फिशमैन की मौत हो जाती है। साथ में वहाँ पे जो हंटर खड़े होते हैं वो लोग इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि एक एफ रैंक का हंटर जो कि इतने आसानी से इतने बड़े फिशमैन को मार सकता है, जो कि डी रैंक का मॉन्स्टर था। जिसके बाद उसे अटैक को देखते हुए बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल अटैक्स थे। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि ये मुमकिन तो नहीं है पर अभी हमने अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद कांग से सोंगवू बात कर रहा होता है कि जो आइटम्स है ये कितने रुपए के होंगे। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं इस फिशमैन के हाथ में बहुत सारी चीज़ लग सकती है और इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बना लिया। लेकिन तभी सोंगवू के पास बहुत सारी स्किल्स के नोटिफिकेशन आते हैं कि उसके पास कुछ नई स्किल्स आई है, जिस वजह से वो और ज़्यादा पावरफुल होता गया है, जिसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। जिसके बाद सोंगवू कह रहा होता है यार मेरे क्लोन्स तो बहुत ज़्यादा ही टूट गए हैं, लेकिन वो लोग अभी रीजनरेट कर सकते हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग भी कह रहा होता है हाँ मेरे उम्मीद से तुम कल तक ठीक हो जाओगे और तुम्हारे क्लोन्स भी। जिसके बाद वो कहता है कि रुको, फिशमैन के पास एक यूनिक स्वॉर्ड थी जो कि एकदम छोटी सी थी और जिससे वो ब्लड अब्जॉर्ब कर रहा था। जिसके बाद वो सोंगवू आगे आता है और उस स्टोन को उठाते हुए बोलता है कि और उसके साथ एक स्वॉर्ड भी थी यार, कहाँ गई वो। और उसके बाद वो स्वॉर्ड उठाते हुए बोलता है कांग से क्या बताओ मुझे ये कितने रुपए का बिक सकता है, मुझे बताओ। तभी कांग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि ये बेकार ज्वेलरी तुम्हें कम से कम कीमत पे कहीं भी दुकान में मिल जाएगी। ये सुनते हुए तो सांग बिल्कुल अंदर से टूट ही जाता है। वो सोच रहा होता है मैंने इतनी मेहनत इन सब चीज़ों के लिए तो की थी। जिसके बाद वो घर जाते हुए कह रहा था कि आज बहुत कुछ हो गया। जिसके बाद वो घर जाने के बाद अपने एक क्लोन को वापस से समन करता है और कहता है कि ये नंबर 3 वाला क्लोन है जो अभी कुछ टाइम पहले ख़राब हो गया था। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि कांग ने मुझसे कहा था कि स्वॉर्ड को सिर्फ अपने क्लोन को उठाने को कहना, क्योंकि हो सकता है कि ये कस्ट स्वॉर्ड हो जिस वजह से तुम्हारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए। और उसका क्लोन इतना सुनते ही उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। जिसके बाद कांग भी अपनी मेडिटेशन स्किल को स्टार्ट करता है और फैमिलियर स्किल को स्टार्ट करके उस तलवार को महसूस करने की कोशिश करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन उसके क्लोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से वो वापस से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और ये चीज़ वो शाम तक कर रहा होता है। जिसके बाद शाम होने के बाद सांग अपनी मेडिटेशन में लग जाता है और मेडिटेशन करते करते सुबह हो जाती है। अगले दिन हम सांग को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए निकल चुका होता है। लेकिन तुम्हें बता दूं सांग का कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि उसने आज तक दोस्ती करने की किसी के साथ कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर पहुंचता है तो सांग देखता है कि उसके सामने एक मोटा तगड़ा इंसान बैठा हुआ है, जिससे वो थोड़ी बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नया नया आया था। जिसके बाद उससे बात करता है और वो मोटा बंदा कहता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो, हर जगह तुम्हारी बातें हो रही है, लड़कियां भी उसके बाद बातें कर रही होती इसके बारे में कि देखो ना सांग आ चुका है पीछे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि क्या वो मेरे बारे में बात कर रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जिसके बाद वो कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, ये सब भी देख लिया जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या पता है मैं भी अच्छी क्लास का हंटर बन सकता हूँ। जिसके बाद सांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके आगे बैठे हुए कुछ फ्रेंड्स उसे घूर के देखने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिल्डिंग के बाहर का सीन, जहाँ पर हम एक बिल्डिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पर पूरी गिल्ड की एसोसिएशन जो कि सबको मैनेज करती है, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर का अटैक कोरिया में होने वाला है, जो कि मॉन्स्टर अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। हो सकता है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर दे, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होंगे और डंजन भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के खुलने वाले साउथ कोरिया में। जिसके बाद हमें उनका पिक्चर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे थे।
से सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं एक शिप का सीन जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, जिसके बाद हमें शिप के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स जो हैं, जितने भी पूरे कोरिया के गिल्ड मेंबर है वो सारे के सारे बैठे हुए हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं इस मुद्दे पर कि आखिर क्या होगा इस वर्ल्ड का। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कांग भी पहुँच जाता है, क्योंकि वो भी एक गिल्ड का ओनर है। वो आते ही एक लेडी से बात करने लगता है जो कि पूरे कोरिया के 6 नंबर पे आता है उसका गिल्ड। जिसके बाद वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो लेडी उसे फ्लर्ट कर रही होती है। जिसके बाद वो लोग रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पे नंबर 1 गिल्ड का जो ओनर है वो भी बैठा होता है और वो सारे के सारे वहीं पे बात करने के लिए आए होते हैं। सारे के सारे अपनी गिल्ड की बड़ाई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो लोग गुस्सा हो जाते हैं उसे देखते हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तभी वहाँ पर आता है कोरिया का जो नंबर 1 गिल्ड है, उससे भी ऊपर सुपीरियर, जो इन सबको मैनेज करता है, गिल्ड मास्टर, जो कि आती बैठता है और सबकी बातें सुनना शुरू कर देता है। जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें इस कंट्री को खाली कर देना चाहिए और या फिर हमें पोर्टल को बंद करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। लेकिन कांग वहाँ पे हाथ उठाता है और उनसे परमिशन मांगता है बोलने की। जिसके बाद गिल्ड लीडर उसे देता है परमिशन। जिसके बाद उसकी बातें सुनता है, जहाँ पर कांग बताने लगता है कि हमें पूरी कंट्री में अलर्ट शुरू कर देना चाहिए और हर जगह पे जो हमारे हंटर्स हैं उन्हें तैनात कर देना चाहिए। जिसकी बात सबके सब शांति से सुन रहे होते हैं, क्योंकि ये बात भी वो इम्पोर्टेंट थी जो वो बता रहा था। कांग की बात सब शांति से सुन रहे होते हैं। जिसके बाद ये मीटिंग खत्म होती है और गिल्ड मास्टर कहता है कि ठीक है, इसकी मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। जिसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो रास्ते में गाना गाते हुए जा रहा था और उसको सामने यान दिखती है, जो कि एक लड़के से बात करते हुए कह रही थी मेरा खुद का एक बॉयफ्रेंड है, प्लीज़ मेरे पास आने की कोशिश मत करो। और तभी यान को दिख जाता है सॉन्ग वो, और उसे देखते हुए वो कहती है बेबी तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमने मुझे बताया नहीं तुम यहाँ आने वाले हो। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा बेबी कब बन गया। इसके बाद यान के साथ जाते हो बात कर रही होती है कि तुम वहाँ पे चुप नहीं रह सकते थे, मैं उसे अपने से दूर करने के लिए ये बातें कह रही थी। और उसके बाद वो कह रहा होता है कि क्या तुम चलना चाहोगे मेरे साथ रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए, वैसे भी शाम हो चुकी है तो अब तुम भी खाना खाने के लिए जाहिर होगे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा तो मेरी पेमेंट आ चुकी है तो चलो अब बिल्कुल खाने पीने चलते हैं, मुझे अब बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो मेरे साथ तुम। जिसके बाद हम देखते हैं वो महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के वो लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग खाना खाते हुए कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और कह रहा होता है सॉन्ग कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, जल्दी जल्दी खा लो, अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में बैठ के शांति से खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सॉन्गो के फ्रेंड आ जाते हैं जो उन्हें देख के रोने लगता है और कह रहा होता है कि चलो किसी की तो गर्लफ्रेंड बनी हम में से, हम लोग तो अकेले वैसे ही थे। और ये सुनने के बाद वो सब के सब रोने लगते हैं दोस्तों में आपस में और कह रहे होते हैं चलो उसकी गर्लफ्रेंड तो बन चुकी है, कम से कम अब हम लोग जैसा तो नहीं रहा। जिसके बाद वो लोग उसे देख रहे होते हैं और कोई तो गुस्सा भी हो रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद कह रहा होता है ये ट्रैश, आखिर ये कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरे मेरा फ़ोन बज रहा है, उनमें से एक बंदा कहता है। जिसके बाद सॉन्ग वो लोगों से मिलता है और कहता है कि यान से मिलो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि अलर्ट हो चुका है पूरे बिल्डिंग में। जिसके बाद सॉन्ग को कह रहा होता है तुम लोग जल्दी से घर पहुँच जाओ, कोई भी प्रॉब्लम ना हो तुम लोग को इसलिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कांगू से फ़ोन करता है और कहता है कि गिल्ड मेंबर में बात हो चुकी है, अब तुम्हें भी वहाँ से निकल जाना चाहिए और इस डिजास्टर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद सॉन्ग को कहने लगता है कि यार तुम लोग को कुछ अच्छा करना चाहिए इसके बारे में, और तुम लोग हम लोग को ही घर में रहने की बातें कर रहे हो, ये तो गलत बात है यार, तुम लोग को कुछ करना चाहिए। जिसके बाद तो कांग कहता है कि हम लोग अभी इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिशियली इसके ऊपर गिल्ड मास्टर ने एक्शन ले लिया है, अब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बस तुम्हें अब 3 मंथ के लिए कम से कम एसोसिएटेड हो जाना चाहिए। क्लास ए के जो मॉन्स्टर है वो लोग इस पर अटैक करने वाले हैं, तो इससे बचना तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा होगा, तो अपने आप को तैयार कर लेना। ये सुनने के बाद सॉन्ग वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है अपनी फैमिली के बारे में कि वो लोग कैसे होंगे। जिसके बाद उसको टेक केयर कहते हुए कॉल कट कर देता है और कहता है कि अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सॉन्ग जाता है अपने घर पे और वहाँ पर जाके वो अपने सारे क्लोन्स को साथ ले लेता है और कहता है कि हमें आज ही निकलना है अपनी फैमिली के लिए। वहाँ पे डिजास्टर हो सकता है कि बहुत तेज़ी से उधर ही अटैक करे, वहीं से शुरू होने वाला है सब कुछ, तो हमें वहाँ निकलना होगा। जिसके बाद वो कहता है 3 मंथ के लिए हमें प्रिपेयर होना होगा। जिसके बाद वो घर पहुँच जाता है कुछ खाना लेके और अपनी फैमिली के पास पहुँच चुका होता है। बहुत वक्त के बाद वो गेट पे नॉक करता है। जिसके बाद उसकी मॉम बाहर आती है और कहती है सॉन्ग ये तुम्हारे साथ कौन लोग आए हुए हैं। ये सुनने के बाद तो वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि मेरे साथ कौन, अच्छा उसको याद आता है कि ये तो मेरे क्लोन्स है। जिसके बाद वो बताता है सबको ये मेरे क्लोन्स है और मैं अब हंटर बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद उसकी मॉम थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है कि हंटर बनने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम कोई और जॉब भी देख सकते थे, तुम्हें पता है इसके बारे में कितना डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। सॉन्ग ये सब सुनने के बाद कह रहा होता है हाँ ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इस चीज़ की फिक्र मत करिए, पर ये बताइए कि आप लोगों ने शेल्टर क्यों नहीं लिया रहने के लिए, ताकि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। आपको तो पता ही होगा डिजास्टर आने वाला है, जिस वजह से आपको तो
तो शेल्टर ले लेना चाहिए था, जिसके बारे में उसके फादर बताते हुए कहते हैं कि हम नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन सोंगवू के पास अब बहुत पैसा है, वो अभी ले सकता है, पर वो कहता है कि नहीं, हम कुछ टाइम बाद शेल्टर के लिए निकल जाएंगे, उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए और पैसों की तो अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो बैठ के खाना खाते हैं। मैं अभी स्कूल से जस्ट आया ही हूँ और मुझे इस बारे में पता चला है। जिसके बाद वो लोग बैठ के शांति से खाना खाते हैं और सब बोल रहे होते हैं कि खाना तो बहुत अच्छा है, महंगे होटल से आया है। सोंगवू अब इसे ईजिली अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। वो लोग साथ बैठ के लंच करते हैं और वहाँ पर खाना खाने के बाद वो सोच रहा होता है मैंने बहुत टाइम बाद अपने घर पे आया हूँ और इन लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तभी एक धमाका होता है जिस वजह से सोंगवू का सारा मूड बिगड़ जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सोंगवू की आँख खुलती है, तब वो देखता है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट चुकी है, उसके सारे के सारे फैमिली मेम्बर बेहोश हैं और उसके क्लोन का कोई पता नहीं है। और जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि डिजास्टर आ चुका है, सारे के सारे मॉन्स्टर पूरे ताकत से हमला कर चुके हैं सिटी के ऊपर। स्टार्ट में हम देखते हैं सोनवू को जो कि अभी लेटा होता है और वो जैसे ही उठता है तो उसे पता चलता है कि सबके सब बेहोश हो चुके हैं क्योंकि जो हमला हुआ था मॉन्स्टर का उस वजह से सबके सब बेहोश हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर ह्यूमन पे अटैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। जहाँ पर एक मॉन्स्टर अपनी पावर को पूरी तरीके से जनरेट कर रहा होता है अपने फायर वॉल को, ताकि वो सारे के सारे सिटीज़ को बर्बाद कर सके। जिसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पर सोंगवू अपने डैड और मॉम को देखता है और अपनी सिस्टर को जो कि सबके सब बेहोश हो चुके हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है अपने क्लोन्स के ऊपर और उसके कपड़े देख के वो समझ जाता है कि उसके क्लोन ने उन लोगों को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके 2 क्लोन्स अभी भी जिंदा होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल होते हैं, लेकिन वो रीजनरेट कर सकते हैं, इसलिए सोंगवू की इसकी कोई चिंता नहीं है, ये थोड़ी देर में ही रीजनरेट कर लेंगे। जिसके बाद उस सबको उठाता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी जगह को खाली करना होगा और शेल्टर के लिए निकलना होगा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मॉन्स्टर आ चुके हैं कि शेल्टर तक पहुँचना नामुमकिन जैसा है, इसलिए वो शेल्टर ना जाने का सोचते हैं और बोलते हैं कि हम शेल्टर नहीं चाहें तो अभी अच्छा है, हमें टनल में जाना चाहिए जो कि अंडरग्राउंड है, जिस वजह से हम सबके सब बच सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ के लिए निकल जाओ और मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और साथ साथ वो पीछे घूम के देखता है तो उसे पता चलता है कि एक मॉन्स्टर एक लड़के को दबा चुका है, जिसको बचाने के लिए वो जाने लगता है क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि अगर तुम हंटर बन चुके हो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है ह्यूमैनिटी को बचाने की, और तुम्हें अगर कोई भी बंदा ऐसा सिचुएशन में देखे जिसको हेल्प चाहिए तो तुम्हें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। जिसके बाद वो उस लड़के को देखता है जो मॉम मॉम पुकार रहा होता है तो उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और सोचता है कि नहीं, मुझे इसको बचाना होगा। जहाँ पर दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसे कहती है कि तुम आ जाओ, लेकिन उसकी सिस्टर बोल रही होती है तुम्हें वापस आना ही होगा, तुम ऐसे किसी को बचाने के लिए हमें छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन सोंगवू से बोलता है कि अपने क्लोन के साथ उसे जाने के लिए। जिसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो उन लोगों पर ही नज़र रखे हुआ था। जिसके बाद हमारा सीना शिफ्ट होता है जहाँ पर सोंगवू उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी है और साथ साथ उसने अपने क्लोन को एक क्रिस्टल दिया जिससे उसका क्लोन मॉन्स्टर में बदल जाता है। और उसको मॉन्स्टर में बदलता हुआ देख के एक बार को सोंगवू बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब सोंगवू ने अपने क्लोन को मॉन्स्टर में बदला था। और जब उसका क्लोन मॉन्स्टर में बदल जाता है तो बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर हो जाता है, लेकिन वो उसके कंट्रोल में होता है। और साथ साथ इससे सोंगवू को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और सारी की सारी फिजिक्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो जल्दी जल्दी मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। लेकिन कुछ देर में उसे समझ में आता है कि मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट कर ले रहा है बहुत स्पीड से, जिस वजह से उसे मारना नामुमकिन जैसा हो गया है। लेकिन सोंगवू ने भी उसका एक प्लान सोच रखा होता है। वो अपने क्लोन को बोलता है कि जाओ उसके पैरों को काट दो, जिस वजह से वो बिल्कुल भी खड़ा ना हो पाए। उसके पैरों को बिल्कुल अलग कर देता है उसका क्लोन, जिस वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता। और सोंगवू इसका मौका देख के उसकी आंखों पे गोलियां चला देता है और उसके बाद सोंगवू अपनी पूरी पावर से एक अटैक करता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इससे सोंगवू को कुछ अपडेट भी मिलती है और साथ साथ वो बहुत खुश होता है और कहता है कि हमने मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो हजारों मॉन्स्टर हैं, उसने तो सिर्फ एक को बचाया। तभी वहाँ पे रेड फायर गिल्ड के लोग भी आ जाते हैं जो कि लोगों को बचाने आए थे और साथ साथ स्कॉर्पियन गिल्ड के भी लोग आ जाते हैं जो कि रैंक 7 के थे, जो कि कोरिया के अंदर रैंक 7 पे आते थे। जिसके बाद वो लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं और बहुत तेज़ी से जो लोग इंजर्ड हुए थे उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं मिलिट्री की तरफ से भी कुछ लोग आ चुके थे जो कि बहुत ज़्यादा हाई पावर के थे, जिनमें से एक बंदा उतरते हुए कहता है कि इन लोग को मारना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पर सारे सर्वाइवर्स को बचाना होगा। जिसके बाद वो उसकी नज़र पड़ती है सोंगवू के ऊपर, जो सोंगवू जो है बहुत सारे लोगों को अपने आसपास लेकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ वो सारे मॉन्स्टर से अकेले लड़ने की कोशिश कर रहा था अपने क्लोन के साथ। तभी वो सोल्जर वहाँ पे नीचे लैंड करता है जहाँ पर वो देखता है कि सोंगवू बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, वो अभी भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर एक बंदे के ऊपर अटैक करता है, उसको बचाने के लिए सोंगवू का क्लोन सामने आ जाता है और अपना सेक्रीफाइस देते हुए उसको बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से सोंगवू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी सोंगवू बच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टाइगर आ चुका है जो कि मॉन्स्टर, जिसके बाद वो सोंगवू पर अटैक
अटैक कर देता है और सोंग वू कह रहा होता है कि अब तो मैं ख़त्म हूँ, अब मुझे टेंशन लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर वो सोल्जर आ जाता है और वो एक स्लैश में उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि पावर डिफरेंस कितना होता है इन लोगों के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं एक गेट का सीन, जिसके अंदर हम देखते हैं जहाँ पर सोंग वू और उसकी सिस्टर्स खड़ी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सोंग वू का क्लोन उसे रोक रहा होता है कि तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सोंग वू ने मना किया है कि तुम्हें बाहर नहीं जाने देने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके डैड भी कह रहे होता है कि हमें अंदर बच के रहना चाहिए और किसी भी और आदमी को अंदर नहीं आने देना चाहिए। लेकिन तभी बाहर एक बंदा खड़ा होता है जो कि चीख रहा होता है, हेल्प मी हेल्प मी, यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं, मुझे बचाओ प्लीज़, गेट खोलो। लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें पासवर्ड नहीं पता, इसलिए हम लोग इस डोर को ओपन नहीं कर सकते। तो और एक बंदा कह रहा होता है कि इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई पता नहीं बाहर मॉन्स्टर हो। लेकिन उन लोगों सीसीटीवी में देखता है बाहर कोई बंदा है, जिसे देखते हुए सोंग वू की सिस्टर को लगता है कि शायद ये सोंग वू ही है, जिस वजह से वो जल्दी से गेट खोलती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो सोंग वू नहीं था, बल्कि कोई और बंदा था जो कि मर चुका है और डेड बॉडी बन चुका है। जिसके पीछे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि उसके कंट्रोल कर रहा था और वो बंदा मर चुका था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुम लोग आखिर फंसे गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंग वू की सिस्टर के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोंग वू का क्लोन आ जाता है और उसका डैगर वहीं पे टूट जाता है, जिससे सोंग वू का जो क्लोन है वो इंजर्ड हो जाता है। और साथ साथ सोंग वू की सिस्टर भी इंजर्ड हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर उसका डेंटिकल जा चुका है, जिस वजह से वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। लेकिन सोंग वू का क्लोन बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वो अपने निभाए गए वादे को निभाता है और साथ साथ वो स्पीड में अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को दूर लेके जाता है ताकि उसको बचा पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोंग वू को सोल्जर हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने बहुत लोगों को बचाया, तो मैं तुमसे खुश हूँ। और तुम जैसे बंदे को देख के तो लगता नहीं कि तुम ज़्यादा देर फाइट और कर पाओगे, तुम थक चुके। वो कहता है कि हाँ, मेरे पास कुछ स्किल है जिससे मैं फाइट कर सकता हूँ, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है लेकिन मेरी फैमिली डेंजर में है, ये उसको पता चल जाता है फैमिलियर स्किल की मदद से। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ सोंग वू के डैड रो रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अभी भी उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो उसको मॉन्स्टर से बचाने के लिए सोंग वू वहाँ पर पहुँच जाता है और बहुत तेज़ी से अपनी पूरी ताकत की मदद से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और वो पूरी ताकत से अपनी पूरी एनर्जी लगाकर सीधा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि मॉन्स्टर उसको बहुत ज़्यादा घायल कर देता है, क्योंकि अभी सोंग वू बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो इन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोल्जर्स को जो कि सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। हम देखते हैं सोंग वू को जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और वो कह रहा है कि प्लीज़ मेरी सिस्टर को पहले बचाओ, बाद में मेरे को बचाना। दूसरी तरफ सोल्जर आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ सोंग वू हीलर को कह रहा होता है प्लीज़ मेरी सिस्टर को बचा लो। जो सोल्जर होता है वो चला जाता है उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए, उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए। वो एक स्लैश लगाता है और उसी के साथ उस मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर बैठा हुआ है, जहाँ पर कोरिया का नंबर 1 गिल्ड का मेंबर वहाँ पे खड़ा हुआ और वो बता रहा है कि हमें लोगों को मरने देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। अगर लोग मरेंगे तो इससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, जिस वजह से हमारी गिल्ड और भी ज़्यादा ताकतवर बनेगी। इन 3 महीनों में अगर बहुत ज़्यादा लोग मरे तो इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हंटर हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं पहले ही करने वाला था अपने लोगों के साथ मिलके। लेकिन अगर ये मॉन्स्टर कर रहे हैं तो इनको छोड़ दो, कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें हाथ डालने की। जिसके बाद किल मास्टर भी शांत हो जाता है, वो भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोरिया का नंबर 1 गिल्ड का लीडर है। तो इस वजह से गिल्ड मास्टर भी कुछ नहीं कह पाता और उसकी ईविल आइज हमें बता रही है कि वो कितना ज़्यादा पावर का भूखा है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तुम्हें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए उस दीवार को तोड़ देता है और बहुत तेज़ी से हंसने लगता है, जिसे देख के गिल्ड मास्टर भी बहुत ज़्यादा सदमे में जा चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए इस देश के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सोन वू के क्लोन को जो कि पुशअप कर रहा था और साथ साथ सोन वू उसके ऊपर लेटा हुआ था और चिप्स खा रहा था। वो कह रहा था मुझे तो वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं है और मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पावर मेरे अंदर ही तो आने वाली है और मेहनत ये लोग करते हैं और सारी की सारी पावर बाद में तो मेरे को ही मिल जाती है। जिसके बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर कांग उनके गेट के बाहर खड़ा होता है और उसे बुला रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि एजेंसी से काम आ गया है तो चलो जल्दी से निकलते हैं। जिसके बाद हम कांग को देखते हैं जो कि बोलता है कि क्या तुम बस इतने ही क्लोन्स को भेज रहे हो, तुम और क्लोन्स क्यों नहीं भेज रहे? तो वो कहता है कि नहीं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस पर कांग कहता है मतलब तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? जिस पर सांग कहता है कि हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ इनकी मदद से, तो मैं सोच रहा हूँ कि और भी ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाऊँ। जिसके बाद मैं तुम लोग के साथ और भी क्लोन्स भेज दूंगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा पावर गेन कर सकता हूँ और इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ताकतवर हंटर भी हो सकता है आने वाले वक्त में, सिर्फ मैं ही बनूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो एबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये कहते वो कहने लगता है कि हाँ, इतना काफ़ी होगा
होगा मेरे लिए, मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके सामने जो कांग है वो बहुत ज़्यादा डरावना बन चुका है। वो कह रहा होता है, अच्छा तो तुम पावर चाहते हो तो लो। जिसके बाद हम देखते हैं सोनवू के ऊपर एक अटैक होता है और जिसके बाद कांग का फेस बहुत ज़्यादा क्रूअल और डेविल में बदल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी फैमिली को भी, जो कि पूरी तरीके से मर चुकी है और वो अभी डमी बन के घूम रहे हैं। जिसे देखते हुए सांग कह रहा होता है कि आखिर क्या फ़ायदा है मेरी पावर्स का अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। जिसके बाद का हम सीन देखते हैं जो कि उसके हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब उसकी नज़र चारों तरफ पड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में और सामने उसके वो जो सोल्जर खड़ा हुआ है जिसने उसे अभी सेव किया कुछ टाइम पहले। वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम इतने डीप कोमा से बहुत जल्दी बाहर आ गए। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इस कोमा में गए हुए लगभग 4 दिन हो चुके हैं और तुम बहुत जल्दी उठे हो वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों को बुला देता हूँ, वो लोग आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसके मॉम और डैड वहाँ पे दौड़ते हुए पहुँचते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि वो आखिर उठ चुका है कोमा से इतने दिनों बाद। जिसके बाद सांग कह रहा होता है कि क्या सच में मैं 4 दिन बाद इस कोमा से उठाऊँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वो शांत होने के बाद पूछता है कि जिनवू की तबीयत अभी कैसी है। वो अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम जिनवू है। जिसके बाद ये सुनने के बाद सबके सब शांत हो जाते हैं और उनकी खामोशी देख के वो बिल्कुल समझ जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि एक डिजीज़ से गुजर रही है जो कि उसके बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका है। डॉक्टर इसके बारे में बताते हुए कहता है कि माना ऑब्जॉर्बिंग वायरस है जो कि माना ऑब्जॉर्ब करते करते किसी भी ह्यूमन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, बस इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसको माना रेगुलर सप्लाई किया जाए और साथ साथ इसके लिए कुछ पिल्स आती है लेकिन वो तुम्हारी फैमिली ले नहीं सकती क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ही पैसा चाहिए। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है और कहने लगता है कि क्या फ़ायदा मेरी पावर्स का, आखिर मैं अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया। और वो सोचने लगता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे उस वक्त अपनी फैमिली को सबसे पहले देखना चाहिए था। जिसके बाद वो रोते हुए कह रहा होता है लेकिन आज से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपने आप को और भी पावरफुल बनाऊँगा और अपनी बहन को बचा के रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए उसकी स्टूडेंट यान आती है जो कि उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर के बारे में सारी चीज़ों से बताता है तो वो कहती है तुम्हें इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब कुछ जल्दी ठीक कर दोगे, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। जिसके बाद हम उसको देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसको जल्दी ठीक कर दूँगा। जिसके बाद वो कहती है ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हुई थी, मैं चलती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसे गुड लक कहते हुए वहाँ से वो यान निकल जाती है। जिसके बाद का हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। जिसे देखते हुए डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि इतना जल्दी कोई भी बंदा हील नहीं हो सकता, आखिर तुमने ये किया कैसे। जिसके बाद वो अपनी ड्रेस पहनता है और तैयार हो जाता है निकलने के लिए। जिसके बाद वो सीधा निकलता है उस सोल्जर से मिलने के लिए जिसका नाम है वॉन टाई। उससे मिलने के लिए वो जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक गिल्ड का मास्टर भी है और साथ साथ गिल्ड का मेंबर भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है जिसमें उसका गिल्ड है। जिसके बाद वो वहां पे जाके रिसेप्शन पे पूछता है कि क्या मैं गिल्ड मास्टर से मिल सकता हूँ। उसे देखते हुए वो थोड़ा हैरान होती है और कहती है कि हाँ रुको, मैं तुम्हारे बारे में पूछ के बताती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग वहीं पे खड़ा होता है और वो लड़की कह रही होती है तुम्हें रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहता है कि तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सर ने अंदर बुलाया है। जिसे देखते हो कहता है नहीं, मेरा नाम सोंगू है, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो कहता है नहीं, तुम मेरे गेस्ट हो, तुम्हें अंदर जाने के लिए सर ने खुद कहा है। तो उसके बाद सोंगू कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अंदर उसको भेज देता है जहाँ पर सोंगू को सामने वांटाई दिखाई देता है जो कि उसके लिए ही बैठा हुआ था उसे बातचीत करने के लिए। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो सोंगू सबसे पहले उसे ग्रीट करता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था कि आपने मेरी फैमिली को बचाया और साथ साथ मुझे भी। जिसके बाद जो सामने सोल्जर है वांटाई वो कहने लगता है लेकिन ये सब मैंने एक वजह से किया है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे उसमें साथ दे सकते हो या फिर तुम्हारी मर्जी है। वो कहता है कि मेरी बहन ट्रबल में और मैं उसको बचाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकते हो। उसकी सिस्टर और उसके टीममेट सारे के सारे एक डंजन में फंसे हुए हैं, वो भी हाई लेवल के, जहाँ पर से उन्हें बचाना नामुमकिन की तरह है। लेकिन उसको सिर्फ सॉन्ग वो ही बचा सकता है अपनी क्लोन की वजह से। इसके बाद हम वांडाई को देखते हैं जिसका बॉडी गार्ड उसे देखते हुए कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि हमारे पास पावरफुल लोग नहीं है, बल्कि उसे सिस्टर को बचाने के लिए सिर्फ यही बंदा चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वांडाई उसके सामने झुक जाता है और कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जिसे देखते हुए सोंगवू को अपनी याद आने लगती है उस वक्त की जब वो उससे भीख मांग रहा था उसकी सिस्टर के लिए। तो सोंगवू हाँ कह देता है और कहता है कि मैं कल से आ जाऊँगा तैयारी के लिए। और अगला सीन हमारा शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गिल्ड में आ चुका है उसकी फ़ाइट की ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंगवू वांटाई खड़ा है और वो कहता है कि चलो तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों लड़ने लगते हैं और वांटाई कहता है कि तुम तैयार रहना और मैं किसी वक्त फ़ाइट स्टार्ट कर दूंगा।
सॉन्ग भी तैयार होता है और वो सोच रहा होता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, अब मेरे को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों की फाइट शुरू होती है और वांटाई अपना माना रिलीज़ करता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखते ही सोंगवू समझ जाता है कि वो हारने वाला है और एक ही अटैक के साथ सोंगवू वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कांग खड़ा होता है और वो सोंगवू का इंतजार कर रहा होता है कि सोंगवू ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कांग कहता है तो अच्छा तुम आ गए, ट्रेनिंग खत्म हुई तुम्हारी। तो हम देखते हैं सोंगवू के मुंह पे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, जिसे देखते हुए कांग कह रहा होता है क्या तुम्हें बस इतनी चोट लगी, मुझे लगा तुम तो बहुत गंदा पिट के आओगे। जिसके बाद कांग पूछता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी सिस्टर इन्फेक्टेड है माना वायरस से, तो मैं तुम्हारे से पूछने आ गया क्या वो अभी ठीक है। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मेरी फैमिली को सोल्जर नहीं बचाया था इसलिए मैं उसके पास आया हूँ। जिसके बाद कांग बोलता है चलो फिर तो ठीक है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर सोंगवू इस बार अपने एक क्लोन के साथ आया था ताकि वो फाइट में आसानी हो, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि उसके क्लोन को और ज़्यादा मार पड़ती है और उसका हाथ टूट जाता है। जिसके बाद हम डे 3 देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो 3 बंदों के साथ आता है और इस बार भी वो अच्छे से पिट के जा रहा होता है। जिसके बाद हम चौथे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो 4 लोगों के साथ आता है और इस बार तो और गंदा पिट के जाता है। अगले दिन मैं अपनी मोबाइल में कांग को कुछ दिखाते हुए कह रहा होता है क्या ये करना सही होगा। जिसके बाद कांग कहता है वैसे ये सेफ तो नहीं है पर तुम अगर करना चाहो तो करके ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांटाई बोलता है तो तुम आ गए लड़ाई का है कि अच्छा तो तुम आ गए, लेकिन वो जब देखता है कि उसके साथ मॉन्स्टर है तो वो कहता है कि अच्छा तुम मॉन्स्टर लेके आए हो। जिसे देखते हो सोंगवू कह रहा होता है कि ऐसी मॉन्स्टर नहीं बने हैं मेरे क्लोन्स। उन लोग को बहुत सारी ज्वेलरी और कॉजेज वाली चीज़ें दिखाई गई है जिस वजह से वो लोग मॉन्स्टर बने। तो क्या तुम अब तैयार हो मेरे से लड़ने के लिए। और साथ साथ वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है फाइट के लिए। जिसके बाद वांटाई भी बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। वो अपनी स्पीड और ताकत की मदद से उसके क्लोन को कुछ सेकंड में ही ख़त्म कर देता है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके साथ फाइट शुरू कर देता है और उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोंगवू की पावर अब ई रैंक पे होने के बावजूद सी रैंक जैसी है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि मुझे यकीन था ये लड़का बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको ही चुना है इस चीज़ के लिए। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि चाहे इसकी सिस्टर अभी इस मुसीबत में हो और चाहे ये उस टाइम बहुत ज़्यादा मुसीबत में था, लेकिन इस टाइम मैं भी उस मुसीबत से गुजर रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन है ये समझ सकता है, इस वजह से ये मेरी मदद कर रहा है। जिसके बाद ये लड़ाई जारी रहती है और 6 महीने तक ये प्रैक्टिस के बाद सोंगवू पूरी तरीके से ये तैयार हो जाता है फाइट के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हंटिंग ग्राउंड का सीन जहाँ पर एक लड़के को मारा पीटा जा रहा था। सिल्वर मून गिल्ड के लोग उसे मार रहे थे, वो भी बिना वजह के, क्योंकि वो उस मामले में पड़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब देखते हुए कोई भी उन लोग की मदद करने नहीं आ रहा था क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा करप्टेड थे और ये लोग हमेशा किसी न किसी को मारते रहते थे। यहाँ तक कि जो बाहर में जो मेन मिलिट्री खड़ी थी वो लोग भी कुछ नहीं कह रही थी, वो लोग भी अपनी आंखों पे पट्टी लगाए खड़े थे। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। सोंगवू वहाँ पर आता है और उन लोग को देख लेता है कि उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। जिसके बाद वो सीधा वहाँ पर पहुँचता और कहता है तुम्हें फाइट करनी है तो मेरे से करो। जिसके बाद सिल्वर मून गिल्ड के लोग जो है उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं, लेकिन सोंगवू उसे वहीं पर पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे एक पंच मारता है जिससे वो लोग पीछे जाके गिरते हैं। जिसके बाद सोंगवू फाइट स्टार्ट कर देता है और एक एक करके सबको मारना पीटना शुरू कर देता है और सोंगवू के आसपास वो सारे के सारे लोग उन्हें मारने के लिए आते हैं, लेकिन सोंगवू अकेले ही उन सबको बहुत गंदा मारता है और उसके साथ साथ उन्हें भेज देता है और अपने क्लोन को भी कुछ बुला लेता है ताकि लड़ने के लिए। सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कांग का, जिसके पास वांटाई आता है और कहता है कि तो वो लड़का आखिर इतना पावरफुल नहीं करा, मैंने कहा था ना कि वो जल्दी अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लेगा, ये लो एक लिस्ट और जाके देखो कि आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। कांग कह रहा होता है उसने अपने आप को 19 गुना तेज़ी से ग्रो किया है, जो कि एक मॉन्स्टर कर सकता है या फिर मॉन्स्टर भी शायद नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में वो A क्लास का हंटर ईजिली बन जाएगा। जितनी तेज़ी से उसकी ग्रोथ हो रही है मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीम ए के बारे में बताते हुए कह रहा होता है वांटाई कि हाँ मुझे लगता है टीम ए को बचाने के लिए काफ़ी होगा। जिसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं उसी हंटिंग ग्राउंड का, जहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी हम वहाँ पे सीन देखते हैं कि एक बंदा जिसने रैबिट को मारने पर उससे पैसे मांगे थे सोंगवू से, वो वहीं पे खड़ा होता है और चीज़ें लेके भाग रहा होता है। लेकिन तभी सोंगवू वहाँ पे पहुँचता है और उससे सारा सामान छीन लेता है और कहता है कि तुम तो वही हो जो मुझसे पैसे मांगने आए थे, चलो ये सारा सामान मुझे दे दो। तब सोंगवू को समझ में आता है कि ये जो यहाँ पे घोस्ट के पावरफुल मॉन्स्टर है उन सबको मारने पे हमें ये चीज़ें मिलती है, तो ये तो ईजिली होगा मेरे लिए, तो मैं इन सबको मार के ये सारे के सारी ज्वेलरी लूट के अपने आप को और ताकतवर बना सकता हूँ। सोंगवू सबको
पूरी तरीके से लूट लेता है, उनका एक-एक सामान लेके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उन लोगों ने जो उन लोगों के साथ गलत किया था इसी वजह से। जिसके बाद उससे थैला छीनता है और सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर जमा करके अपने क्लोन को देते हुए कहता है कि तो अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू कर दो। जिसके बाद वो जल्दी-जल्दी खाना शुरू कर देता है और अपने आप को पावरफुल बनाने लगता है, जहाँ पर सोंगवू को भी स्टैट्स और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे धीरे-धीरे। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो दौड़ते हुए वहाँ से आ रही होती है, जिसका नाम है किम, जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है और वो कह रही होती है ये तो बहुत गलत हुआ, आखिर वो मॉन्स्टर मेरे पीछे उन लोगों की वजह से ही पड़ा है, सिल्वर मून वालों की वजह से। जिसके बाद वो कहती है कि अब मुझे कौन बचाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर सोंगवू की एंट्री होती है, जो बिल्कुल स्पीड में आता है और बहुत तेज़ी से उसे वहाँ से बचा लेता है। और एकदम से हुए झटके के साथ वो कह रही होती है आखिर तुम हो कौन। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है देखते हुए, लेकिन तभी सोंगवू कहता है कि उस अपने क्लोन से कि उसे संभाल लो, और उसका क्लोन वहाँ पे दौड़ता हुआ आता है और उसे संभालने के लिए कूद जाता है उसके ऊपर। और किम कह रही होती है आखिर तुम हो कौन, यहाँ करने क्या आए हो। लेकिन किम बिल्कुल शांत होती है और जब वो देखती है कि दो मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस वहाँ से भागते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी सोंगवू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहीं पे रुको। जिसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने सोंगवू के क्लोन को वहीं पे गिरा दिया था। अब सोंगवू को गुस्सा आ जाता है और कहता है इसने इतना ईजिली मेरे क्लोन को कैसे मार दिया। जिसके बाद वो देखता है अपने तलवार को निकालता है कॉज वाली को और बहुत ज़्यादा पावर के साथ उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है, और उसी स्लैश के साथ उस मॉन्स्टर को वो वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद हमें पता चलता है कि सोंगवू की जो प्रैक्टिस थी वो कितनी ज़्यादा पावरफुल रही है उसके लिए, जिससे उसने एक ही स्लैश में इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। ये देखते हुए तो किम भी हैरान होती है और कहती है तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो सोंगवू का क्लोन था वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, उसको थोड़ा सा डैमेज आया था। सोंगवू सोच रहा होता है कि वो जल्दी रीजनरेट कर लेगा बट इसमें टाइम लगेगा, लेकिन किम उसे एक पोशन देती है और कहती है इस पोशन की मदद से तुम्हारा क्लोन जल्दी ठीक हो जाएगा, उसे ये पोशन पिला दो। सोंगवू थोड़ी देर उससे शांत होकर देखता है, उसके बाद वो उसके हाथ से ले लेता है और कहता है कि तो बहुत अच्छी मेडिसिन लग रही है, जिसके अंदर कुछ स्कल्स भी दिख रहे हैं। जिसके बाद वो सीधा उस मेडिसिन को लेता है और अपने क्लोन के ऊपर डाल देता है। उसका क्लोन जैसे उस मेडिसिन को पीता है और उसके पीते ही उसकी मेडिसिन की वजह से वो हील होना शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद हमें किंग की पावर्स का पता चलता है कि उसकी पावर यही है कि वो कोई भी पॉइजनस चीज़ें बना सकती है, चाहे वो लो लेवल की हो या बड़े लेवल की, वो पॉइजनस चीज़ें बना सकती है जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्लोन के ऊपर तो काम नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सोंगवू के क्लोन को, जो कि कह रहा होता है कि मुझे कुछ फील हो रहा है। जिसके बाद वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खतरा है। जिसके बाद सोंगवू कह रहा होता है कि हाँ निकलना चाहिए मुझे भी, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद किम पहले पूछती है उससे कि मुझे पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हारा क्लास कौन सा है, तो अगर तुम हंटर हो तो। जिसके बाद वो कहता है मैं ई क्लास का हूँ। ये सुनने के बाद किम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मुझे तो लगता है तुम बी क्लास के हंटर होगे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी पावर से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जिसके बाद यहीं पे ये सीन खत्म होता है। हम अगले सीन में देखते हैं येलो गिल्ड के लोगों को जो कि सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। यहीं पर हम उसके ओनर को भी देखते हैं जो कि खड़ी होती है और कह रही होती है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, हम किम से मिलने के लिए आए हुए थे जिसका हमें पता हुआ हटा ही नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तभी उसकी एक मेंबर वहाँ से सामान हटाती है, जिसके नीचे उसे बहुत सारी ज्वेलरी और साथ साथ कॉजेज वाले सामान देखने को मिलते हैं। वो किम से कहने लगता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है कोरिया की नंबर 1 गिल्ड से। तो वो बताने लगती है कि वो दोनों के दोनों सिल्वर मून गिल्ड और कोरिया की नंबर 1 गिल्ड दोनों साथ मिलके एक करप्टेड काम करते हैं, और मैं इन लोगों को रोकने के लिए आई थी, बट इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। जिसके बाद सोंगवू उससे पूछने लगता है क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहोगी कि आखिर तुम इस डंजन में कर क्या रही हो। जिसके बाद ये सुनने के बाद किम थोड़ा हैरान होते हुए उसके बाद सोचने लगती है कि उसके साथ आखिर कल रात क्या हुआ था जिस वजह से वो यहाँ भागते हुए पहुंची है। जिसके बाद वो कहने लगती है ये सब सिल्वर मून वालों की गलती है, उन लोगों ने ही मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर किया था। जिसके बाद वो रोने लगती है और कहने लगती है तुम मुझसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए उसे काट देती है और कहती है कि अगर तुम पर कोई भी मुसीबत आई या फिर कोरिया की नंबर 1 गिल्ड तुम पर हमला करे तो तुम इस कार्ड से मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से सेफ रखूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और सोंगवू भी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सोंगवू बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है और उन सबको धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है, लेकिन तभी उसका जो क्लोन होता है जो मॉन्स्टर बन चुका है वो एकदम से गिर जाता है। तभी उसे याद आता है कि किम ने उसे एक बोतल का पोशन दिया था, जिस वजह से हो सकता है ये उसी वजह से हो रहा हो। जिसके बाद वो देखता है कि उसका क्लोन ह्यूमन में वापस बदल चुका है और वो बिल्कुल नेक्ड है। जिसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए और भी मॉन्स्टर को देख रहा होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है सिल्वर मून गिल्ड के एक आदमी उसके ऊपर नज़र रखे हुआ है। जिसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं उससे तो अभी हम फाइट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम उसे फाइट करने गए तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद हम उनमें से एक आदमी को देखते हैं जो कि दीवार के अंदर गड्ढा करते हुए एक रूम को ढूंढ रहा होता है, और तभी उसको उस रूम का जो लॉकर होता है वो मिल जाता है, जिस
लॉकर के अंदर गेट खुलते ही हमें एक लैब दिखती है, जिस लैब के अंदर हमें बहुत सारे क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, जो जिसकी वजह से जो सोंगवू के क्लोन थे वो मॉन्स्टर में बदल रहे थे। ये वही क्रिस्टल है जिनके नाम होते हैं जेको क्रिस्टल, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर तो नहीं होते, बट हाँ इनकी कीमत अच्छी खासी होती है। जिसके बाद वो उसे देखते हुए कहता है तो ये सच बात है, यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल हैं, इससे तो हम अमीर हो ही जाएंगे, इसको लेके निकलना काफ़ी होगा हमारे लिए। जिसके बाद वो उसे आराम से देख रहा होता है कि सच में है या नहीं, क्योंकि ये क्रिस्टल इतनी आसानी से भी नहीं मिलते, इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है और इससे कई सारी मेडिसिन बनती है जो कि पावरफुल हो सकती है आने वाले वक्त में। जिसके बाद वो देखता है कि इससे तो हम और भी मनी अर्न कर सकते हैं। जिसके बाद उसके वहाँ पे सारे दोस्त आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे किम आती है, जो कि ये मंजर देख के हैरान होती है। लेकिन तभी वो सोचती है कि लेकिन मैंने तो अपने लिए बहुत सारे पैकेज निकाल रखे हैं। लोग सबके सब उसके पीछे आ जाते हैं उसे देखते ही, लेकिन सिल्वर मून गिल्ड वाले वहाँ पे पहुँचते हैं कुछ नए लोग, और वो गार्ड से पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन आया था जिसने इन सब को मारा है इतनी गंदी तरीके से। तो वो बताने लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन आया था जिसका नाम है सोंगवू, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि आखिर कौन है सोंगवू, हमें इसके बारे में पता करना होगा, आखिर ये कौन है। जिसके बाद हमें बताया जाता है एक एस रैंक के बंदे के बारे में जो कि गायब हो चुका है, जो कि एस रैंक के डंजन में गया था। वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हंटर था, लेकिन वो भी शायद अब मारा जा चुका है, वो आज तक मिला नहीं है वापस, जो कि उस डंजन में गया था जहाँ पर टीम 1 गई हुई है। मतलब जो वांटाई है उसकी बहन जहाँ पर गई हुई है उसी डंजन की बात हो रही है यहाँ पर। ये सारी की सारी बातें वांटाई सोंगवू को बता रहा होता है और कह रहा होता है मुझे तुम्हें और भी चीज़ें बतानी है ऑडिन टावर के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल टावर रहा है आज तक का। जिसके बाद कांग कहता है कि सच में तुम उसे इसके बारे में बताने वाले हो। जिसके बाद वांटाई कहता है मैं तुम्हें अपने पास की कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जब मेरे को फ़ोन आया था अपनी सिस्टर के बारे में कि वो डंजन में फंस चुकी है, लेकिन उससे पहले मुझे पता चला था कि वो बहुत ज़्यादा सही जा रहा है सब कुछ। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ 2005 में जब बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, उस टाइम में मेरे को पता चला था कि जो मेरी छोटी बहन है जो कि अभी सिर्फ 9 साल की है, उसके पास एक सुपर पावर है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। उसके पास एक स्पेस है जिसके अंदर वो सारे के सारे सामान को रख सकती है और वो स्पेस कभी भी नहीं भरता। ये पावर बहुत ज़्यादा ही रेयर थी और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी तुम इसे कह सकते हो उस वक्त के लिए। वो जो भी चीज़ बनाती थी वो बिल्कुल ब्लैक होल जैसा होता था, उसके अंदर सारा का सारा सामान आ सकता था। जिसके बाद वो कहने लगता है उसने बड़े होने के बाद खुद की एक टीम बनाई जो कि डंजन्स में जाती थी और उसे क्लियर करती थी। जिसके बाद एक दिन उसने मुझे बताया कि वो डंजन क्लियर करना चाहती है एस रैंक का, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मना किया। लेकिन उसने कहा कि उसके पास कुछ पावरफुल और टीममेट है जो बहुत अच्छे हैं और उनके साथ मिलकर वो इस डंजन को बिल्कुल ख़त्म ही कर देगी। जिसके बाद वो अपने सारे के सारे टीममेट के साथ एस रैंक के डंजन को ख़त्म करने के लिए निकल गई, जिसे कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया था। जिसके बाद वो कहने लगता है मैंने उसे उस वक्त लास्ट टाइम देखा था जब वो अपने सारे के सारे टीममेट्स के साथ जा रही थी उस डंजन में। जिसके बाद वो कहने लगता है मैंने टाइम टू टाइम उसकी सारी खबरें लेना शुरू किया, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन तभी मुझे एक दिन पता चला कि उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर और पावरफुल मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। जिसके बाद मुझे पता चला कि उससे वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन तभी एक पोर्टल खुला जिसके अंदर से उसका ही एक टीममेट वापस आता है जो कि कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका है जिसने सबके ऊपर हमला कर दिया है। और वो बिल्कुल मरने की हालत में था और कह रहा था कि उसकी सिस्टर ने उसके लिए एक मैसेज भेजा है कि वो इस मिशन को बिल्कुल भी फेल कर चुकी है, इसके लिए वो सॉरी कहना चाह रही थी लास्ट टाइम में। उसके बाद वो कहने लगता है कि लेकिन मैं चाहता था कि मैं किसी भी हंटर को भेज कर मैं अपने सिस्टर को वापस बचाऊँ, लेकिन कोई भी हंटर वहाँ जाने के काबिल नहीं था। लेकिन तभी मुझे एक दिन मिले तुम, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर सारी की सारी चीज़ें अब रख दी है। अब तुम ही वो हो जो कि मेरी सिस्टर को वापस ला सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरिया के नंबर 1 गिल्ड का जो लीडर था वो अपने बंदे को मारते हुए कह रहा था तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम एक अकेले बंदे से नहीं लड़ पाए जो सिर्फ अकेला आया हुआ था, तुम लोग यूजलेस हो चुके हो। अब मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो। जिसके बाद वो अपने ही गिल्ड के एक बंदे को बुलाता है जो कि उसके गिल्ड का सबसे पावरफुल बंदों में से एक है, जिसका नाम कांग सुआंग है, जो कि वहाँ पर आते हुए कहता है कि तुम्हें अब बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं खुद संभाल लूँगा। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जेम एजेंसी के नीचे जहाँ पर सोंगवू और कांग दोनों चलते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ मैं उस डंजन में जाने के लिए तैयार हूँ पूरी तरीके से, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ती है किम के ऊपर। सोंगवू उसे देखते ही पहचान लेता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो किंग है वो सो रही होती है, जो इसकी नींद आ रही होती है, जिस वजह से वो वहीं पर सो चुकी है। जहाँ पर उसे देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर क्यों सो रही है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो खड़े होते कहती है मुझे भूख लगी हुई है, मुझे पहले कुछ खाना है। ये सुनने के बाद सोंगवू उसे खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ पर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। जहाँ पर जो किम है वो उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। जिसे देखते हुए किम का सोंगवू बोलता है कि मुझे छोड़ दो। जिसके बाद किम उसे एक ड्रॉप देती है जहाँ पर वो कहने लगती है दोनों ड्रॉप मैंने तुम्हें इसलिए दिए हुए हैं, इसके एक में है स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ और दूसरे में है माना। स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़्यादा पावर चाहिए और साथ साथ माना के लिए भी, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये पॉइजनस हो जाएंगे तो तुम सिर्फ अपने क्लोन को ही ये पिलाना। जिसके बाद में हम लोग अगला सीन देखते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे क्रिस्टल जल चुके होते हैं बाय द पावर ऑफ सिल्वर मून। जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर मून गिल्ड के जो लोग हैं और साथ साथ जो कोरिया का नंबर 1 गिल्ड है वो सारे के सारे मिल के एक साथ उस जगह को जला रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। जहाँ पर हम एक एयरशिप को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल चुका होता है, जो वांटाई का होता है, जिसके अंदर सोंगू के साथ साथ दोनों के दोनों मेंबर होते हैं। जहाँ पर वांटाई उसे समझाने लगता है कि यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे वो लोग गायब हो चुके थे, वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर होंगे तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। जिसके बाद वो 3 डंजन से निकलने वाले मैप देता है और साथ साथ स्क्रॉल देता है जिसकी मदद से वो टेलीपोर्ट हो सकते हैं और तीनों के तीनों जो उसके क्लोन थे उन लोगों को पकड़ा देता है। जिसके बाद सोंगू वहाँ पे बैठ जाता है और मेडिटेट करना शुरू कर देता है अपने फैमिलियर स्किल के साथ। जिसके बाद उसे फील होता है कि वो इन तीनों के बॉडी में एक साथ पहुँच चुका है और इन तीनों को कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पर पहुँचने के बाद एक मॉन्स्टर डायरेक्ट उन पर हमला कर देता है, जिस पर वो लोग भी हमला करना स्टार्ट करते हैं और ईजिली वो इस मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं इसी तरीके के और उन सबको डिफीट करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। पर मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये मॉन्स्टर और भी दूसरे मॉन्स्टर लेके आ चुके थे। ये और मॉन्स्टर जो थे ये और भी ज़्यादा पावरफुल थे। इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए सोंगू रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके नीचे जो ज़मीन है वो क्रैक हो चुकी है और वो क्रैक से एक गोलम निकलता है जो कि और भी पावरफुल था। यही वो मॉन्स्टर था जो सबको खा रहा था। वो अपने जैसी दिखने वाले एक मॉन्स्टर को खा जाता है, जिसे देखते हुए सोंगू भी डर जाता है क्योंकि उसको खाने लगता है और साथ साथ वो उन लोग को मारना भी शुरू कर देता है। वो सोंगू के क्लोन पे भी अटैक करता है पर सोंगू किसी तरीके से बच जाता है और साथ साथ सोंगू उसके ऊपर रिटर्न फायर भी करता है ताकि वो अपने आप को बचा पाए। सोंगू को क्लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे होते हैं, वो लोग बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे होते हैं। सोंगू अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है और उसके गोलम को देखने लगता है। जब उसके गोलम को वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसके गोलम पे मारने से ही वो पूरी तरीके से ख़त्म होगा। जिसके बाद वो सब के सब मिल के एक साथ अटैक करते हैं और हर तरफ से सबके सब मिल के अटैक करते हैं और एक को तैयार होने को कहते हैं कि उसके गोलम पे अटैक करके उसे ख़त्म करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको दूसरा बंदा उसे बचा लेता है और तभी उसके गोलम के ऊपर अटैक कर देता है और उसके दिल के अंदर अटैक करते हुए वो उसके गोलम में बिल्कुल छेद कर देता है। जिसकी वजह से जो गोलम अभी खड़ा हुआ था, जिसके हार्ट में बहुत बड़ा एक क्रिस्टल लगा था, वो क्रिस्टल लगभग वहाँ से निकल के गिर जाता है। जिस वजह से हम देखते हैं सोंगू के क्लोन के पास कुछ नई एबिलिटीज आती है और नए नए क्लोन्स बनाने की एबिलिटीज आती है, जिस वजह से सोंगू जल्दी से अपने नए क्लोन्स बनाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसी लीडर को जो कि अपने दोस्त के साथ बैठ के खाना खा रहा था रात का, लेकिन तभी वो खाना खा रहे होते हैं और उन्हीं के बीच में उन लोगों को कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है और ये और कोई नहीं कांग स्वान होता है, जो कि सोंगू की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए इनके पास आया होता है। क्योंकि कांग स्वान को पता चला था कि इन लोगों की फाइट कई बार सोंगू के साथ हो चुकी है, जिस वजह से उसे लगता है कि इन लोगों के पास सोंगू के बारे में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि कोई भी नॉर्मली नहीं दे सकता। क्योंकि अगर किसी बंदे ने उसके साथ फाइट की है तो उसे पता होगा कि सामने वाला बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है। वो जैसे ही गेट खोलता है तभी कांग स्वान उसके ऊपर एक किक मारता है, जिस वजह से वो पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद कांग स्वान उसे हाय कहते हुए कहता है कि तो चलो अब शुरू करते हैं बातचीत हम दोनों के बीच। जिसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन कांग स्वान उन लोगों को मारना पीटना नहीं छोड़ता। वो उन दोनों को बहुत गंदी तरीके से मारता है ताकि उनके मुंह से सारी की सारी बातें निकलवा सके सोंगू के बारे में, जो कि वो लोग जानते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है ना, तो तुम लोग यहीं पर मार खाने वाले हो। जिसके बाद वो उन लोग के हाथ पकड़ के वहीं पर मोड़ने लगता है और उन लोग को बहुत गंदी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। वो लोग पूछते भी हैं कि आखिर तुम कौन और हमें क्यों मार रहे हो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन कांग स्वान उन्हें नहीं छोड़ता और वो लोग कह रहे होते तो हमसे पैसे भी ले सकते हो, लेकिन वो नहीं मानता और वो अपना रियल डेविल फेस दिखाता है यहाँ पर, जो कि उसका रियल पावर वाला फेस है। जिसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर सोंगू उसको ख़त्म करने के बाद आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उनके बीच में एक नया मॉन्स्टर आ जाता है जो कि घोस्ट मॉन्स्टर होता है, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल था। वो लोग के ऊपर स्टार्ट कर देता है अटैक करना, लेकिन सोंगू भी कुछ पावरफुल नहीं, लेकिन सोंगू भी अब कुछ कम पावरफुल नहीं है। जिस वजह से वो भी अपने कुछ नए समझ करता है अपने क्लोन्स को और बहुत ज़्यादा पावर के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। लेकिन उनमें से एक भी मॉन्स्टर को संभालना नामुमकिन जैसा था। उनमें से एक मॉन्स्टर उन सातों के बराबर था। वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर थे, शायद इन्हीं की बात कर रहा था वांटाई। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे उन मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर सोंगू एक बारी को डर जाता है क्या वो इस मिशन को पास भी कर पाएगा। उसके साथ ही वो उन सबसे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर सोंगू को बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है और मुश्किल एक वक्त ऐसा आता है जब सोंगू के लिए यहाँ पर फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे हम अंदर का सीन
सीन देखते हैं जहाँ पे वांटा की सिस्टर और सारे के सारे लोग बैठे होते हैं। ये और कोई जगह नहीं है, ये वही स्पेस है जो कि वांटा की सिस्टर हमेशा क्रिएट कर सकती थी ईजिली। उसी के अंदर ये लोग अभी तक सेफ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोग खोल के देखते हैं कि आखिर बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ आवाज़ें आती है। वो लोग जैसे ही उस पोर्टल को खोलते हैं तभी वांटा की सिस्टर को देखता है कि बाहर कुछ लोग आए हुए हैं जो उन्हें बचाने के लिए आए हुए हैं। उन्हें देखता है और तभी सोंगो की भी नज़र पड़ जाती है उस ब्लैक होल की जैसे दिखने वाली जगह पर। तभी वो समझ जाता है कि यहाँ पर वांटा की सिस्टर वहीं पर छुपी हुई है। उसे देखते हुए वो समझ जाता है और वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ भागने के लिए अपने सारे के सारे क्लोन्स को कहता है कि सब के सब उस क्लोन उस तरफ भागो जहाँ पर वो राइट चक्र है। तभी वांटा की सिस्टर सबसे कहती है कि हमें कोई पर्सन आया है हमें बचाने के लिए शायद, और सब के सब कहते हैं कि सच में हमें कोई बचाने के लिए आ चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे वो सारे के सारे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं अंदर की तरफ, कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, इस पोर्टल को जल्दी से ऑन करो, वो मॉन्स्टर हमारे पीछे हैं। जिसे देखते हुए वांटा की सिस्टर बहुत तेज़ी से वो सारे के सारे पोर्टल को खोल देती है ताकि जो क्लोन्स है वो अंदर आ सके, और सब के सब कह रहे होते हैं प्लीज़ सेव मी। जैसे ही वो लोग उनके लिए तैयारी करते हैं उन्हें बचाने की, लेकिन तभी जो सोंगू के क्लोन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, वो इतनी स्पीड में होते हैं कि वो लोग उससे पहले ही उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वांटा की सिस्टर ये देख के हैरान होती है थोड़ी सी कि इन्हें तो हमारी मदद की ज़रूरत ही नहीं थी। जिसके बाद वांटा की सिस्टर इस पूरे के पूरे होल को जल्दी से बंद कर देती है। जिसके बाद वो लोग बात करना शुरू करते हैं जहाँ पर सोंगू से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए, टेलीपोर्ट करने का जो पोर्टल है वो हम लोग तैयार कर देते हैं और तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। वो सब के सब ये सुनने के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अभी हम यहाँ से नहीं जा सके, हमारा यहाँ पे एक मेंबर है जो कि मारा जा चुका है और कितने महीने से उसकी लाश वहीं पर पड़ी हुई है। वही सुनने के बाद तो वो कहने लगता है कि आखिर क्या करना है, हम लोग उसे ला भी तो नहीं सकते। जिसके बाद वो कहती है कि वो यहाँ से लगभग 10 मील की दूरी पे है। सोंगू कहने लगता है वहाँ तक पहुँचने मुझे कितना टाइम लगेगा और मुझे डायरेक्शन और सारी की सारी डिटेल बताओ ताकि मैं तुम्हारे जो मर चुका है तो उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को लेके आ सकूँ। बताने लगती है वहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर हम लोगों ने उससे बचते हुए यहाँ तक आने की कोशिश की, पर जो हमारा जो टीम मेंबर था वो वहीं पे मारा जा चुका है। जिसके बाद वो उसे पोर्टल खोल के उस जगह का सीन दिखाती है जहाँ पर उसका जो दोस्त है वो मारा जा चुका था। जिसके बाद वो कहने लगती है उसकी लाश वहीं पे पड़ी हुई है, तुम उसे जाके ला सकते हो, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद सोंगू रेडी हो जाता है और कहता है कि लेकिन तभी जैसे ही मैं वापस आऊँगा या फिर अगर मैं नहीं भी आता हूँ तो तब भी तुम्हें निकलना होगा यहाँ से पोर्टल की मदद से। जिसके बाद वो कहती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर तुम अपनी जान क्यों दांव पे लगा रहे हो। तो सोंगू कहने लगता है कि ये मैं रियलिटी में यहाँ पर नहीं हूँ बल्कि ये मेरा क्लोन है, तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा क्लोन वहाँ पर जाएगा और सबके साथ मिल के वहाँ से उसकी डेड बॉडी को ले आएंगे। जिसके बाद वो कहने लगती है लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें वहाँ पर जाते हो अपना ध्यान रखना चाहिए, फिर भी चाहे ये तुम्हारा क्लोन ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ अभी फील कर पा रहे हो जिस वजह से तुम यहाँ पर अभी मौजूद हो। जिसके बाद सोंगू कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे मेरे ही क्लोन है। और उसके बाद वो वहाँ के लिए निकल जाता है। जहाँ पे हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर जो कांगसू है वो लोगों के ऊपर बैठा हुआ है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है और कह रहा है कि तुम लोग मुझे उसकी डिटेल बता सकते हो। और साथ साथ वो कांग को अभी अपने नीचे दबा के रखा हुआ है। ये वही कांग है जो कि अभी सोंगू का बहुत टाइम से साथ दे रहा था। जिसके बाद वो बोलता है कि सोंगू की सारी डिटेल मेरे को चाहिए। कुछ देर में ही वो लोग अंदर जाते हैं और सोंगू की सारी डिटेल निकाल के ले आते हैं और कहने लगते हैं कि हमें उसकी सारी डिटेल मिल चुकी है सर, तो क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है तो क्या ये वही लड़का है जिसकी हमें सारी डिटेल चाहिए थी, तो चलो यहाँ से निकलते हैं, हमारा काम खत्म हो चुका है। लेकिन कि वहाँ पे बैठे बैठे सारी की सारी बातें सुन रही थी उस बंदे की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो तुम्हें लॉन्ग वीडियो अच्छी लगती है शॉर्ट वीडियो। वैसे मैं इसकी 10-10 मिनट के अपलोड करता रहूँगा, अगर तुम्हें वो जाके देखने आगे के एपिसोड तो तुम चैनल पर जाके देख सकते हो।